जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं आज के दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे खालिस्तानी आतंकी पन्नू ने कर दिया दोस्तों कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी के लिए फंडिंग का ऐलान। 9 करोड़ 60 लाख रुपए की देगा मदद। बताएंगे भारत के छोटे छोटे टुकड़े करने होंगे, ऐसा कहते हुए कर दिया बहुत बड़े फंडिंग का ऐलान। दोस्तों बताएंगे क्या है सबसे बड़ी खबर। तो वहीं अब अमेरिका में भारत विरोधी खालिस्तानियों को छूना भी होगा अपराध। दोस्तों आखिर क्या है ट्रांसनेशनल कानून जो संसद में पेश हुआ है? क्या अमेरिका ने भारत विरोधी इन खालिस्तानी आतंकवादियों को बचाने के लिए ऐसा कानून लेकर आया है? दोस्तों बताएंगे क्या है सबसे बड़ी खबर। वहीं आपको बताएंगे दिल्ली में हो रहे प्रोटेस्ट के बीच दोस्तों कश्मीर से सबसे बड़ी खबर। कश्मीर के अनंतनाग में हुआ टेरर अटैक, आतंकियों ने पुलिस पर बरसाई गोलियां। दोस्तों उधर आपको बताएंगे बांग्लादेश ने उठाया सार्क को जिंदा करने का मुद्दा पाकिस्तान की शह पर। फिर एक बार चली नई चाल और बता दिया कि वो अब पाकिस्तान के ही तलवे चाटेगा। जी हां दोस्तों, क्या इसके लिए तैयार होगा अपना भारत? क्या है इस पर जानकारी। साथ ही साथ आखिरकार झुक ही गए नेपाली पीएम बालेंद्र शाह, जो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के अलावा किसी से भी मिलने से कर रहे थे इनकार। अब अचानक से भारतीय दूत से मिलने को हो गए राजी। आखिर क्या रही वजह? वहीं पाकिस्तानी रिपोर्टर ने अलापा भारत विरोधी राग, तो अमेरिकी दूत ने दिया सबसे बड़ा झटका। ऐसी बात कही कर दी उसकी बोलती बंद। वहीं आपको बताएंगे अमेरिका में किसने कहा कि मुसलमानों को सरकारी पदों पर पोस्ट करना बैन करो। अमेरिका में पॉलिटिकल बवंडर आ चुका दोस्तों। इस बयान के बाद बताएंगे ट्रंप के करीबी ने किया सबसे बड़ा ऐलान। एक से एक बेहतरीन से बेहतरीन अपडेट आपको बताने वाले हैं, बस आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी मानते कि इन खालिस्तानियों को माकूल जवाब देना बहुत ज्यादा जरूरी हो चुका है और सही समय आ चुका है, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कहिएगा। बात करते हैं पहली सबसे बड़ी खबर की, जहां दिल्ली में जंतर मंतर पर हो रहे भारी प्रोटेस्ट के बाद दोस्तों लगातार दुनिया भर से कहीं इसका विरोध तो कहीं समर्थन में बयानबाजी सामने आ रही है। लेकिन दोस्तों इस बार खालिस्तानियों ने जैसा किया है जिसने फिर एक बार भारतीयों को चौंका दिया और भारत की मोदी सरकार को अलर्ट कर दिया है। दोस्तों बता दें खालिस्तानी आतंकी पन्नू ने दोस्तों सीजीपी के लिए बहुत बड़े फंडिंग का ऐलान कर दिया है। 9 करोड़ 60 लाख रुपए की मदद देने की बात कही गई है और मदद देने के लिए भारत के छोटे छोटे टुकड़े करने होंगे, जैसा दिया है बयान। आपको बता दें प्रतिबंधित आतंकी संगठन सिक्स फॉर जस्टिस एसएफजे ने दिल्ली में चल रहे कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन को फंडिंग देने का ऐलान कर दिया है। साथ ही साथ इस आतंकी संगठन ने युवाओं के लिए समाधान के तौर पर भारत को तोड़ने के लिए भड़का दिया है। खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू के नेतृत्व वाले एसएफजे ने कहा है कि वो सीजेपी के लिए $10 लाख लगभग 9 करोड़ 60 लाख रुपए की आर्थिक मदद देगा। एसएफजे ने एक्स पर एक भारत विरोधी पोस्ट में ऐलान कर दिया है कि इस पोस्ट में आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू का एक वीडियो भी है। इसमें कहा गया है कि सीजेपी के लिए $10 लाख देने का ऐलान किया। मोदी की बीजेपी को सत्ता से हटाने के लिए मोदी के 15 अगस्त के समारोह को रोकने के लिए सीजेपी छात्रों के नाम संदेश। हम सभी इस बात से सहमत है कि दिल्ली मोदी का पतन तय है। इस पोस्ट में कहा गया है कि जैसा कि हमारी जूम मीटिंग में बताया गया था, युवाओं के लिए एकमात्र वास्तविक समाधान है भारत का विघटन, बंटवारा और बालकनीकरण। मैं दोहरा रहा हूं, जैसा कि जूम बैठक के दौरान कहा गया था कि एसएफजे छात्र आंदोलन के लिए $10 लाख देने जा रहा है। इसके लिए कुछ शर्तें हैं। सीजेपी के छात्र मोदी सरकार के साथ किसी भी बातचीत से इनकार करें। सीजेपी के छात्र 15 अगस्त तक अपना प्रदर्शन जारी रखें। दोस्तों सिक्स फॉर जस्टिस का आप ये पोस्ट देख पा रहे होंगे। साथ ही साथ एसएफजे की इस पोस्ट में कहा गया है कि 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस नहीं है, ना छात्रों के लिए और ना ही सिखों के लिए। हम 15 अगस्त को लाल किले पर भारतीय प्रधानमंत्री को रोकेंगे और मोदी को स्वतंत्रता दिवस समारोह का नेतृत्व करने से रोकेंगे। इसके बाद 16 अगस्त को इंडियानापोलिस में एसएफजे पंजाब को भारतीय कब्जे से मुक्त कराने के लिए खालिस्तान जनमत संग्रह आयोजित करेगा। इस पोस्ट में छात्रों को भड़काते हुए कहा गया है कि सीजेपी के छात्रों, जब आपकी अपनी बीजेपी सरकार ने आप पर गोलियां चलवाई तब आपने गुरु हरिकृष्ण साहिब के बंगला साहिब गुरुद्वारे में शरण ली। ये साफ साफ दिखाता है कि सिख आज भी युवाओं के रक्षक हैं। मैं सीजेपी के छात्रों से अपील करता हूं कि वे मोदी को सत्ता से हटाने के लिए जनमत संग्रह की घोषणा करें। $10 लाख की मदद आ रही है। दोस्तों एसएफजे का जो ये लीडर है गुरपतवंत सिंह पन्नू, उसका खुद का ठिकाना तो सेट नहीं है। कभी कनाडा कभी अमेरिका और विदेशों से भारत को लेकर भड़काऊ बयान देता है और अब इस प्रोटेस्ट को भड़काने का प्रयास कर रहा है कि हम तुमको इतने करोड़ की मदद दे रहे हैं, तुम इस बार स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाने
देना और मोदी सरकार को उखाड़ फेंकना। अब आप ही सोचिए दोस्तों, ये वही गुरपतवंत सिंह पन्नू है जो लगातार आतंकवादी ग्रुप से जुड़ा हुआ है और भारतीय समुदाय के लोगों से झड़प करता दिखाई देता है, हिंदुओं के मंदिरों पर अटैक करता है, वहां पर दीवारों पर अब शब्द लिखता है दोस्तों, मूर्तियों को तोड़ता है। ऐसा उपद्रव भी अब भारत को सीख देने का प्रयास कर रहा है, छात्रों को भड़काने का प्रयास कर रहा है। दोस्तों इस बयान पर और इसकी मदद पर आपकी क्या है निजी राय, कमेंट करके बताइएगा। लेकिन इस खबर ने वाकई में फिर एक बार भारत में हलचल मचा दी है। भारत के इंटेलिजेंस को मजबूर कर दिया है कि वो इस मदद को किसी भी हाल में रोके। इस पर क्या लेती है एक्शन मोदी सरकार, ये देखने वाली बात रहेगी। दोस्तों आपकी क्या है इस पर निजी राय, कमेंट करके अवश्य बताएगा। वहीं आपको बता दें, एक तरफ जहां पर इन खालिस्तानी आतंकियों के मंसूबे इतने बढ़ गए हैं कि खुलेआम भारत में कैओस फैलाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका इनको खुल्लम खुल्ला सपोर्ट कर रहा है। दोस्तों कैसे, आपको बता दें अमेरिका में अब भारत विरोधी खालिस्तानियों को छूना भी हो जाएगा अपराध। आखिर क्यों दोस्तों, आखिर क्या है ट्रांस नेशनल कानून जिसको संसद में आज नया पेश किया गया, बता दें आखिर क्या कहता है ये ट्रांसलेशनल कानून। अमेरिका अपने देश में रहने वाले खालिस्तानियों और दूसरे देशों के आतंकवादियों को बचाने के लिए नया कानून लाने जा रहा है। इस कानून के तहत अमेरिका में रहने वाले कथित राजनीतिक विरोधियों और एक्टिविस्टों को डराने धमकाने की विदेशी सरकारों की कोशिशों को अपराध की श्रेणी में लाया जाएगा। इसे स्टॉप ट्रांसनेशनल रिप्रेंशन एक्ट 2026 नाम दिया गया है। अमेरिका ने ऐसे कानून पर चर्चा तब शुरू की है जब खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू को लेकर भारत के साथ रिश्तों में तनाव है। इस विधेयक को डेमोक्रेटिक सीनेटर एडम शिफ और रिपब्लिकन सीनेटर जॉन कर्टिस ने प्रायोजित किया है। अगर यह विधेयक कानून बनता है तो अमेरिका में पहली बार ट्रांसनेशनल रिप्रेंशन को एक खास संज्ञेय अपराध बनाया जाएगा। इससे अमेरिकी धरती पर असहमति को दबाने की विदेशी कोशिशों की जांच और उन पर मुकदमा चलाने के लिए जस्टिस डिपार्टमेंट और FBI का अधिकार क्षेत्र बढ़ेगा। प्रस्तावित विधेयक के तहत ट्रांसनेशनल रिप्रेंशन के दोषी पाए जाने वाले लोगों को अन्य अपराधों के लिए मिलने वाली सजा के अलावा 10 साल तक की अतिरिक्त जेल और $1 लाख तक का जुर्माना हो सकता है। यह बिल ऐसे मामलों की पैरवी में अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट के नेशनल सिक्योरिटी डिवीजन और नेशनल सिक्योरिटी के लिए असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल की भूमिका को भी मजबूत करेगा। इस विधेयक में पहली बार दमन को एक खास संज्ञेय अपराध बनाने का प्रस्ताव है। यह विधेयक ऐसे समय में आया है जब कांग्रेस और अमेरिकी कानून प्रवर्तन एजेंसियां विदेशी सरकारों पर अपनी सीमाओं के बाहर आलोचकों की आवाज दबाने की बढ़ती प्रवृत्ति पर ज्यादा ध्यान दे रही है। अमेरिका ने ऐसा ही आरोप भारत पर भी लगाया है। अमेरिका का आरोप है कि भारत के एक एजेंट ने खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश रची थी, लेकिन उसे समय रहते ही नाकाम कर दिया गया था। हालांकि भारत ने ऐसे आरोपों को खारिज करके एक जांच शुरू की थी। जी हां, तो देखा आपने दोस्तों कैसे एक तरफ जहां खुलेआम भारत में दंगे भड़काने का प्रयास कर रहे हैं ये खालिस्तानी, वही अमेरिका अब नए कानून के तहत इनको खुल्लम खुल्ला सपोर्ट करता दिखाई दे रहा है। दोस्तों आपकी इस पर राय तो बनती है, जाहिर तौर पर कमेंट करके बताइएगा। साथ ही साथ आपको बता दे दोस्तों, कश्मीर के अनंतनाग में बहुत बड़ा टेरर अटैक की बड़ी जानकारी, आतंकियों ने पुलिस पर बरसाई गोलियां, हेड कांस्टेबल हुआ शहीद। जी हां, दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले के कोकेर नाग इलाके में बुधवार को आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच हुई मुठभेड़ में जम्मू कश्मीर पुलिस के एक जवान शहीद हो गए जबकि एक अन्य पुलिसकर्मी घायल हो गया। घटना के बाद पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई और आतंकियों की तलाश में बड़े स्तर पर सर्च ऑपरेशन जारी है। अधिकारियों के अनुसार सुरक्षा बल इलाके में पहले से आतंकवाद विरोधी अभियान चला रहे थे। इसी दौरान ऑपरेशन में शामिल टीम का आतंकियों से आमना सामना हो गया। दोनों तरफ से कुछ देर तक गोलीबारी हुई जिसमें 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए। सुरक्षा बलों ने भी जवाबी कार्रवाई की और आतंकियों को घेरने का प्रयास किया। मुठभेड़ में गंभीर रूप से घायल हुए पुलिसकर्मी की पहचान आशिक हुसैन के रूप में हुई है, जो इंडियन रिजर्व पुलिस IRP तीसरी बटालियन में तैनात थे। वो इन दिनों अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा ड्यूटी पर तैनात थे। गोली लगने के बाद उन्हें तुरंत नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। उनके शहीद होने से पुलिस महकमे में शोक की लहर है। दोस्तों फायरिंग की इस घटना में स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप बोले तो SOG का एक अन्य पुलिसकर्मी भी घायल हुआ है। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां डॉक्टरों की निगरानी में उसका इलाज चल रहा है। अधिकारियों ने फिलहाल उसकी हालत पर विस्तृत जानकारी साझा नहीं की है। जी हां दोस्तों, यह आतंकी हमला पहलगाम हमले के 1 साल के ठीक बाद हुआ है। अगर आप भी ऐसे में अपने भारतीय सेनाओं का खुल्लम खुल्ला सपोर्ट करते हैं और मानते हैं कि इंडियन आर्मी माकूल जवाब देगी, तो इस लाइक के बटन को प्रेस करिएगा। दोस्तों अभी तक लाइक नहीं दबाया है तो जरूर बटन को दबा दीजिएगा, 1 सेकंड भी नहीं लगना। तो वहीं आपको बता दें चौंका देने वाली खबर,
बांग्लादेश ने उठाया सार्क को जिंदा करने का मुद्दा पाकिस्तान की शह पर। इसकी नई चाल क्या तैयार होगा अपना भारत, बता दें। नई दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल जी की मेजबानी में हुई बीमस्टेक के राष्ट्रीय सुरक्षा प्रमुखों की बैठक में बांग्लादेश ने सार्क को जिंदा करने का मुद्दा उठाया है। बांग्लादेश ने कहा है कि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क को बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन बोले तो बीमस्टेक के साथ मिलकर काम करना चाहिए। आपको बता दें कि भारत और पाकिस्तान के बीच संबंध पूरे तरीके से टूट जाने के बाद से सार्क पिछले एक दशक से काफी हद तक निष्क्रिय रहा है। पाकिस्तान लंबे समय से सार्क को जिंदा करने की कोशिश कर रहा है और बांग्लादेश इस मुद्दे पर अब उसके पाले में है। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के रक्षा सलाहकार ब्रिगेडियर जनरल AKM शमसुल इस्लाम जो कि रिटायर्ड है, उन्होंने कहा कि हमारे साझा क्षेत्र में अन्य क्षेत्रीय सहयोग ढांचों के माध्यम से किए गए अच्छे कामों और एक दूसरे के पूरक होने की खूबियां का लाभ उठाना भी उतना ही फायदेमंद होगा। इस कमरे में मौजूद ज्यादातर देश सार्क के तहत पिछले 4 दशकों में विकसित किए गए नियमों, संस्थानों और व्यवहारिक तंत्रों के गवाह हैं जिनसे विचारों और पहलों में काफी तालमेल बना हुआ है। दोस्तों, इस्लाम ने कहा है कि बीमस्टेक के मौजूदा चेयरमैन के तौर पर ढाका एक से ज्यादा मजबूत क्षेत्र बनाने की दिशा में सभी सदस्य देशों के साथ काम करने के लिए तैयार है। ढाका हाल के महीनों में सार्क को फिर से शुरू करने पर भी जोर दे रहा है। ये एक क्षेत्रीय संगठन है जिसमें भारत और पाकिस्तान भी सदस्य हैं। फरवरी में देश की बागडोर संभालने के बाद प्रधानमंत्री तारिक रहमान की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में सार्क को फिर से शुरू करने का जिक्र किया गया था। अगर बात भारत की करें, क्या भारत इसके लिए एग्री होगा, तो आपको बता दें कि सार्क में 8 सदस्य देश हैं जिसमें कि भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, मालदीव और श्रीलंका। दोस्तों, पिछले दशक में भारत ने सार्क की जगह बीमस्टेक के साथ सदस्य देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करने पर अपना ध्यान केंद्रित किया है। भारत ने लगातार बीमस्टेक के जरिए ज्यादा सहयोग को बढ़ावा दिया है। बीमस्टेक में बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड शामिल है। लगभग 3 दशक पहले बने इस संगठन को अपने कामकाज के तरीकों को संस्थागत रूप देने में वैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ा है जैसी सार्क को अपने 3 दशक के सक्रिय कामकाज के दौरान करनी पड़ी थी। तो यह पूरा मामला दोस्तों, जहां पर कैसे पाकिस्तान की शह पर बांग्लादेश अब नई चाल चलता दिखाई दे रहा है, वहीं आपको बता दें आखिरकार झुक गए नेपाली पीएम बालेंद्र शाह, या यूं कहें कि भारत ने झुका ही दिया उसको। जी हां, भारतीय दूत से अब मिलने को हो गए राजी। कभी यूएस को दिखाया था ठेंगा। दोस्तों, नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने काठमांडू में तैनात विदेशी राजदूतों से 1-on-1 यानी अकेले में मुलाकात न करने का अपना ही नियम तोड़ने का फैसला किया है। पीएम बालेंद्र शाह इस हफ्ते भारत और चीन के राजदूतों के साथ अलग अलग अहम बैठक करने वाले हैं। नेपाल सरकार के 100 दिन पूरे होने के ठीक बाद ये बड़ा कूटनीतिक कदम उठाया जा रहा है। नेपाल के विदेश मंत्रालय के समन्वय से ये बैठक इसी हफ्ते होने की उम्मीद है। तय कार्यक्रम के अनुसार प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह एक ही दिन भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तव और चीनी राजदूत झांग माओ मिंग से अलग अलग मुलाकातें करेंगे। एक ही दिन दोनों देशों के दूतों से मिलने का मकसद ये साफ संदेश देना है कि नेपाल के लिए नई दिल्ली और बीजिंग दोनों का ही समान महत्व है। 27 मार्च को पदभार ग्रहण करने के बाद से प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने पुरानी कूटनीतिक परंपराओं से हटकर विदेशी दूतों से व्यक्तिगत रूप से मिलने से साफ इनकार कर दिया था। व्यक्तिगत बैठकों की जगह उन्होंने 9 अप्रैल और 26 मई को सभी राजदूतों के साथ ज्वाइंट मीटिंग की थी। नेपाली राजनयिकों और विदेश नीति के जानकारों ने इसकी काफी तारीफ करते हुए इसे कूटनीति का अधिक पारदर्शी तरीका बताया था। इससे पहले आपको याद होगा पीएम बालेंद्र शाह ने नेपाल दौरे पर आए वरिष्ठ अमेरिकी राजनयिकों से भी मुलाकात का अनुरोध ठुकरा दिया था। यहाँ तक कि सर्जियो गोर से भी मिलने से मना कर दिया अमेरिकी दूतावास की तरफ से। दक्षिण और मध्य एशियाई मामलों के सहायक विदेश मंत्री समीर पॉल कपूर ने और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विशेष दूत सर्जियो गोर से मुलाकात की मांग की गई थी, जिसे बालेंद्र शाह ने मना कर दिया था। अब अचानक से झुकते दिखाई दे रहे बालेंद्र शाह। ऐसे ही लोगों के लिए कहावतें बनी है थूक कर चाटना, वही वाली बात हो गई बालेंद्र शाह के लिए। क्या है इस मुद्दे पर आपकी राय दोस्तों? अगली खबर की बात करते हैं, जहां पाकिस्तानी रिपोर्टर ने अलावा भारत विरोधी राग, अमेरिकी दूत ने दिया बड़ा झटका, बोलती कर दी बंद। जी हां, अमेरिका में पाकिस्तान के एक पत्रकार ने देश में फैले आतंकवाद के लिए भारत और तालिबान पर बिल फाड़ने का प्रयास किया, लेकिन अमेरिकी दूत ने कैमरे के सामने उनकी बोलती बंद कर दी। दरअसल पाकिस्तान लंबे समय से देश के भीतर हो रहे आतंकवादी हमलों, खास करके तहरीक तालिबान पाकिस्तान बोले तो टीटीपी और बलूच विद्रोहियों BLA की तरफ से किए जा रहे हमलों के लिए अफगानिस्तान के तालिबान प्रशासन और भारतीय खुफिया
एजेंसियों को जिम्मेदार ठहराता रहा है। पाकिस्तान के पत्रकार ने अमेरिकी दूत से इसी बाबत सवाल पूछा। पाकिस्तानी पत्रकार ने पूछा कि पाकिस्तान सरकार अपने खिलाफ आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए भारत और तालिबान को जिम्मेदार ठहराती है। इस पर अमेरिका का क्या रुख है, तो इस पर बोलते हुए अमेरिकी दूत ने कहा कि पाकिस्तान के साथ हमारी आतंकवाद रोधी साझेदारी मजबूत है। वो एक बेहतरीन साझेदार है, लेकिन हम तालिबान के साथ तभी जुड़ते हैं जब ऐसा करना अमेरिका के हित में हो। पाकिस्तान दावा करता रहता है कि अफगान तालिबान अपनी धरती का इस्तेमाल पाकिस्तानी विरोधी आतंकवादियों टीटीपी को पनाह देने के लिए करने दे रहा है। पाकिस्तान ने कई बार अफगानिस्तान में कथित आतंकी ठिकानों पर हवाई हमले भी किए हैं, जिससे दोनों देश कई बार युद्ध की स्थिति में भी पहुंच चुके हैं। लेकिन वही अमेरिकी दूत ने अपनी बातों में एक बार भी भारत का जिक्र तक नहीं किया। इससे साफ पता चलता है कि पाकिस्तान जो नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहा है वो बुरी तरह से नाकाम साबित हो रहा है। अमेरिकी प्रतिनिधि ने पाकिस्तान के उस आरोप को पूरे तरीके से नजरअंदाज कर दिया जिसमें भारत पर आतंकवाद का समर्थन करने की बात कही गई थी। अमेरिका और भारत के बीच मजबूत रणनीतिक और आर्थिक संबंधों के कारण वॉशिंगटन पाकिस्तान के इन पुराने और निराधार आरोपों को तवज्जो नहीं देता है। जी हाँ दोस्तों, तो वहीं आपको बता दें अमेरिका में पॉलिटिकल बवंडर ट्रंप की करीबी ने किया सबसे बड़ा ऐलान, कह दिया मुसलमानों को सरकारी पदों पर से बैन करो। जी हां, अमेरिका में सरकारी पदों से मुसलमानों को बैन करने की मांगे उठने लगी हैं। राष्ट्रपति ट्रंप की बेहद करीबी माने जाने वाली नेता लॉरा लूमर ने अपने पोस्ट से पॉलिटिकल बवाल मचा दिया। उन्होंने न्यूयॉर्क शहर के मेयर जोहरान ममदानी को तगड़ा मुंह तोड़ जवाब देते हुए उन्हें देश की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा बता दिया। लॉरा लूमर ने कहा कि देश में उनके जैसे नेताओं की वजह से सुरक्षा का माहौल बनता जा रहा है। ये सारा बवाल ममदानी के एक बयान की वजह से खड़ा हुआ जिसमें वो इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू के बारे में उल्टा सीधा बोल रहे थे। दोस्तों, लॉरा लूमर ने राष्ट्रपति ट्रंप से सीधे अपील करते हुए कहा कि अमेरिका को तब तक सुरक्षित नहीं बनाया जा सकता जब तक कि मुस्लिम बैन को पूरे तरीके से लागू न किया जाए। लूमर ने कहा कि इस बार ये बैन सिर्फ कुछ देशों के लोगों के आने जाने तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि इसे पूरे तरीके से एक मुस्लिम बैन की तरह लागू करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अमेरिका में मुसलमानों के चुनाव लड़ने या सरकारी पदों पर बैठने पर पूरे तरीके से रोक लगा देनी चाहिए। लूमर का दावा है कि अगर मुसलमानों को अमेरिकी राजनीति में आने दिया जाएगा तो ममदानी जैसे लोग ही सामने आएंगे जो ईरान और हमास जैसे कट्टरपंथी समूहों के समर्थन में खड़े दिखाई देते हैं। दोस्तों, वहीं आपको बता दें लॉरा लूमर के घेरने के बाद अचानक से ममदानी ने लिया यू टर्न। अब कहने लगे कि नेतन्याहू की गिरफ्तारी का अधिकार सिर्फ अमेरिकी सरकार के पास है, मेरे पास नहीं। दरअसल आपको याद होगा न्यूयॉर्क सिटी के मेयर जोहरान ममदानी ने मंगलवार को साफ साफ कहा था कि अगर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू न्यूयॉर्क आते हैं तो उन्हें गिरफ्तार कराने का कानूनी अधिकार उनके पास मौजूद है। लेकिन अब वो अपने ही बयान से पलट गए दोस्तों और कह रहे हैं कि हमारे पास ऐसा कोई कानूनी अधिकार मौजूद नहीं है। ममदानी ने अब ये सोशल मीडिया पर वीडियो जारी करके जानकारी दी। उनकी टीम ने यह जांच की है कि क्या न्यूयॉर्क सिटी अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय आईसीसी के गिरफ्तारी वारंट को लागू कर सकती है। कानूनी राय के बाद ये साफ हुआ कि शहर प्रशासन के पास ऐसा करने का कोई स्वतंत्र अधिकार नहीं है। इन मुद्दों पर आपकी निजी राय क्या है दोस्तों, अवश्य कमेंट करके बताएगा। रिक्वेस्ट है आपसे जहां पर भी आपका ग्रुप हो व्हाट्सएप फेसबुक एक्स पर वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।